जब आप फोन या लैपटॉप लेने जाते हो तो इतनी सारी रिसर्च करते हो, पता करते हो मार्केट में क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड की शॉपिंग से पहले भी बहुत जरूरी है कि आप पता कर लो कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, क्या क्या फीचर्स है हर म्यूचुअल फंड के। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो ध्यान से वीडियो को सुनना और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले दो तरह की स्कीम टाइप्स होती हैं, पहली ओपन एंडेड, दूसरी क्लोज्ड एंडेड। तो ओपन एंडेड स्कीम्स वो होती है जो आप जब चाहे बाय या सेल कर सकते हो ऑन द वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, जिसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट वैल्यू के बारे में मैंने डिटेल्स में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और भी बहुत सारे बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे, तो आप इस वीडियो के बाद ये वाला वीडियो जरूर चेक कर लेना। वहीं क्लोज एंडेड स्कीम्स में ना मैच्योरिटी पीरियड होता है 3 इयर्स 5 इयर्स। देन किस तरीके से म्यूचुअल फंड खरीदे, तो एक तो तरीका हो गया आपने पैसा दिया खरीद लिया, ठीक है, मतलब आपको जितना भी इन्वेस्ट करना था आपने एक बार में ले लिया। दूसरा तरीका होता है सब्सक्रिप्शन की तरह होता है जो विच इज SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप हर मंथ एक पर्टिकुलर अमाउंट पे कर रहे हो अपनी उस स्कीम की तरफ। तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोगों की क्वेरी ये रहती है कि अगर हमने वन टाइम इन्वेस्ट किया तो क्या हम सेम स्कीम में बार बार इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कर सकते हो, चाहे आपने SIP लिया है चाहे आपने वन टाइम लिया है। आपका एक फोलियो नंबर जनरेट होगा, आप उस फोलियो नंबर में जब चाहे जितना मर्जी चाहे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है कि कौन सा ऑप्शन चूज करें तो ये वीडियो चेक कर लेना, क्योंकि हर इंसान के लिए ना अलग ऑप्शन बेटर रहता है। तो जो आपके लिए सूटेबल रहे बेस्ड ऑन प्रोज एंड कॉन्स आप डिसाइड कर सकते हो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की। तो मेनली म्यूचुअल फंड्स को इन 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया हुआ है, लेकिन हर कैटेगरी के अंदर भी ना बहुत सारे और टाइप्स हैं। तो हर कैटेगरी की बात हम आगे चल के वीडियो में डिटेल में करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं 5 कैटेगरीज कौन कौन सी है। सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी यानी आप अपने म्यूचुअल फंड के थ्रू किसी इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हो, बेसिकली स्टॉक मार्केट समझ सकते हो। एंड ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो इनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है और साथ ही वो काफ़ी टाइम तक वो पैसा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आ जाते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में। तो अगर आप अभी अपने 20s में हो और सिर्फ स्टार्ट करना चाहते हो, आई थिंक इक्विटी म्यूचुअल फंड इज अ गुड ऑप्शन टू कंसिडर। नेक्स्ट होती है डेट म्यूचुअल फंड्स। बेसिकली दो ही तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती है, या तो इक्विटी होती है या डेट होता है। डेट कौन से वाले ऑप्शंस होते हैं, डेट में इंक्लूड होते हैं आपके बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब चीजें। ये तीसरे टाइप का म्यूचुअल फंड है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, जो दोनों डेट और इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं इन डिफरेंट रेशियोज। उसके बाद चौथा ऑप्शन होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड, जैसे कि अगर आपको रिटायरमेंट प्लान करनी है या बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान करना है, उस तरीके से वो कस्टमाइज सोल्यूशन के हिसाब से स्कीम्स होती है। और बाकी जितने भी टाइप के बाकी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो किसी में भी कैटेगराइज नहीं होते ना, वो 5वें ऑप्शन में हम अदर फंड्स में बात करेंगे डिटेल्स में। तो सबसे पहले समझते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो ये जानने से पहले आपको ये समझना जरूरी है, आपने सुना होगा लार्ज कैप, मिड कैप, तो ये टर्म्स कहाँ से आ रही है। हर कंपनी का ना एक मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, मतलब उसके जितने भी शेयर्स है उसका टोटल वैल्यू क्या है, यानी उस कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है। तो वो जो मार्केट कैप होती है वो अलग अलग रेंज में हो सकती है, किसी कंपनी की कम हो सकती है, किसी कंपनी की ज्यादा हो सकती है। तो जो बड़ी कंपनीज होती है ऑब्वियसली दे आर इन द रेंज ऑफ हायर मार्केट कैप, और जो छोटी नई कंपनीज होती है दे आर इन द रेंज ऑफ लोअर मार्केट कैप। सो अकॉर्डिंगली स्मॉल कैप, लार्ज कैप और इन दोनों के बीच में मिड कैप, इस तरीके की कंपनीज होती है। अब आप ये समझ ही सकते हो कि अगर कोई लार्ज कैप है, मतलब वो एक स्टेबल कंपनी है, बहुत टाइम से है, और वहां पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना तो चांसेस ज़्यादा है कि आपका पैसा सेफ रहेगा, रिस्क कम रहेगा। वहीं वहां पे शायद रिटर्न इतना ज़्यादा ना मिल पाए। और स्मॉल कैप में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है वो कंपनी सडनली एकदम से स्टीप ग्रोथ दिखा सकती है और आपका पैसा मल्टीफोल्ड्स भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर वो कंपनी डूब भी सकती है। तो इक्विटी कैटेगरी में आप समझ ही गए होंगे 3 तरीके, तो एक होगा लार्ज कैप फंड्स, दूसरा होगा मिड कैप फंड्स और तीसरा होगा स्मॉल कैप फंड्स। जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं उनमें 80% जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही होनी होती है, बाकी 20% दे कैन डिसाइड। ऐसे ही मिड कैप और स्मॉल कैप में 65% इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर टाइप की कैटेगरी में होना चाहिए। मतलब अगर मिड कैप है
तो 65% मिड कैप स्टॉक्स में होगा, वैसे स्मॉल कैप है तो 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स में होगा। फोर्थ होता है लार्ज एंड मिड कैप, बेसिकली दोनों को कंबाइन किया जाता है। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में 35% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में होती है और 35% मिड कैप में। सो मिनिमम 70% तो लार्ज एंड मिड कैप्स में ही जाएगा। नेक्स्ट होता है मल्टी कैप फंड, जिसको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड भी बोलते हैं। यहाँ पे कम से कम 65% इन्वेस्टमेंट किसी भी इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में होनी चाहिए। दे कैन हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, किसी भी रेशो में दे कैन हैव स्टॉक्स इन देम। तो जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो ना, तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है डिविडेंड चेक करना, मतलब हर साल वो कंपनी कितना डिविडेंड चेक पे कर रही है। ऑल्दो उसके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, लेकिन अगर आपको उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करनी है और खुद से इन्वेस्ट नहीं करना, तो डिविडेंड फंड्स भी आपके पास एक ऑप्शन है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं फंड मैनेजर ना, 65% ऐसे फंड्स रखते हैं जो आपको डिविडेंड यील्ड करेंगे। सो उनका क्राइटेरिया यही होता है कि हाँ भाई कौन कौन सी कंपनीज हाई डिविडेंड पे करती है। देन अगेन डिपेंडिंग ऑन मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग, दो तरीके के और फंड्स होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रा फंड, एक होता है वैल्यू फंड। कॉन्ट्रा फंड क्या होता है, तो बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हैं ना कि जैसे मार्केट ग्रो हो रही है तो सारे के सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, पीक पे जा रही है। उस टाइम पे वो पैसा नहीं लगाते, दे बिहेव ऑपोजिट ऑफ द मार्केट, मतलब दे आर लाइक व्हेन पीपल आर गेटिंग ग्रीडी, उस टाइम पे हम उस फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वहीं जब लोग नहीं इन्वेस्ट कर रहे, पीपल आर बीइंग फेयरफुल, वो उस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये थोड़ी रिस्की अप्रोच है, लेकिन जब रिटर्न्स आते हैं तो काफ़ी हाई रिटर्न्स आ सकते हैं। तो अगेन आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चूज करना। और जो दूसरा तरीका होता है वो है वैल्यू फंड का। उसमें क्या करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, वॉरेन बफे का मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग है, जहाँ पे वो ढूंढ के ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अभी मार्केट के हिसाब से काफ़ी लो वैल्यू पे चल रहा है, बट एक्चुअल में उस स्टॉक में काफ़ी हाई वैल्यू दिखाई दे रही है फंड मैनेजर को इन अदर एस्पेक्ट्स। मतलब कि एक्चुअल में फंड की वैल्यू काफ़ी हाई होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड मैनेजमेंट एंड अदर पैरामीटर्स, या कुछ फ्यूचर में स्कोप होने वाला है। ये जो फंड्स होते हैं ना यूजुअली वैल्यू वाले, दे आर वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म। तो अगर आप डेफिनेटली फॉर अ लॉन्ग टर्म अपना पैसा रखना चाहते हो और आपको बहुत अच्छी स्टॉक्स की समझ नहीं है, या आप सोचते हो अरे इसने ये स्टॉक ढूंढा कहाँ से, तो आप वैल्यू फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वैल्यू एंड कॉन्ट्रा फंड दोनों ही टाइप के म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट 65% इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में ही करनी होती है। देन कुछ लोगों का मानना होता है कि आप इतने सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ ज्यादा ही डाइवर्सिफाई नहीं कर दिया। तो अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना बल्कि फोकस्ड रखना है, तो इसलिए आप फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिनमें अपर लिमिट होती है मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें एक फोकस्ड अप्रोच होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सोचते हैं यार मुझे इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, लेकिन मुझे पता नहीं मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। जैसे मान लो आपको फार्मा में इन्वेस्ट करना है, पर आपको पता नहीं फार्मा के अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं, तो इसके लिए आपके पास सेक्टर या थीमेटिक फंड्स का ऑप्शन होता है। सेक्टर यानी वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे फार्मा है तो फार्मा में इन्वेस्ट करेंगे, एफएमसीजी है तो एफएमसीजी में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर बैंक्स है तो बैंक्स में इन्वेस्ट करेंगे। वही थीमेटिक का मतलब ये होता है वो एक थीम ले लेंगे, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, जैसे कि वो इन जनरल पीएसयूज ले सकते हैं या फिर सर्विस इंडस्ट्रीज ले सकते हैं, जिसमें 2-4 इंडस्ट्रीज कंबाइन होकर आ जाएंगी। सेक्टर और थीमेटिक क्योंकि फोकस्ड है एक पर्टिकुलर सेक्टर में, तो यहाँ पे 80% इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर सेक्टर या थीम के स्टॉक्स में ही होगी। एंड इक्विटी में जो लास्ट टाइप है ना, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, विच इज़ कॉल्ड ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो अगर आप टैक्स सेविंग के लिए किसी ऐसे ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हो जहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिले, तो म्यूचुअल फंड से बेटर तो क्या ही है। आपको पता है स्टॉक मार्केट से आप टैक्स सेविंग नहीं कर सकते और बाकी म्यूचुअल फंड से भी नहीं कर सकते, लेकिन ELSS अंडर सेक्शन 80C आप अप टू 1.5 लाख जो क्लेम कर सकते हो ना, वो ELSS भी कवर करता है। अब हम बात करते हैं कितने टाइप के डेट फंड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं म्यूचुअल फंड में डेट फंड्स में ना ड्यूरेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है, और ये ड्यूरेशन होती है उन इन्वेस्टमेंट्स की जिनमें फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हैं। जैसा हमने पहले बात कर ली है ऑलरेडी, आपके लिए म्यूचुअल फंड्स क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड दोनों ही हो सकते हैं, तो उस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
लेकिन ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है म्यूचुअल फंड की, तो आइडियली अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए फंड होल्ड करना है तो आपके लिए बेटर रिटर्न्स रहेंगे। एंड वैसे ही अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप शॉर्ट टर्म वाले फंड्स को प्रेफर कर सकते हो, लेकिन आप किसी भी फंड में कितने भी टाइम के लिए अपने एंड से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एज पर ड्यूरेशन हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स की। ये फंड्स में आपको मोर देन 7 ईयर्स वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड रहना होता है, और इन फंड्स की इन्वेस्टमेंट डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग टू मीडियम ड्यूरेशन, मतलब 4 to 7 ईयर्स तक। वहीं अगर हम बात करें मीडियम ड्यूरेशन की, तो उसमें आपको 3 to 4 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड्स होते हैं 1 to 3 ईयर्स के लिए। वहीं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स जो सिर्फ और सिर्फ मनी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अप टू 1 ईयर के लिए ही होते हैं। लो ड्यूरेशन फंड्स भी आते हैं जो डेट और मनी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, एंड इनकी ड्यूरेशन होती है फ्रॉम 6 to 12 मंथ्स ओनली। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जो अगेन डेट और मनी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं फॉर ओनली 3 to 6 मंथ्स। तो आप लिक्विड फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो 91 डेज तक का ही मेच्योरिटी पीरियड होता है। एंड ऑब्वियसली एक दिन तो इन्वेस्टेड रहोगे ही, तो उसके लिए ओवरनाइट फंड्स होते हैं जो सिर्फ 1 डे का ड्यूरेशन होता है। देन अलग अलग ड्यूरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके एक और फंड बनाया गया जिसको बोलते हैं डायनेमिक बॉन्ड, जिसमें अलग अलग ड्यूरेशन के मल्टीपल सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स हो सकते हैं। अब जिस तरीके से गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती है ना, उसी तरीके से कॉर्पोरेट्स भी अपनी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रेज कर सकती हैं। इन जितने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं ना, इनको रेटिंग दी जाती है ऑन द रिस्क फैक्टर। जितनी अच्छी रेटिंग है, यानी AAA, AA से ऊपर वाली रेटिंग्स, मतलब उतना सेफ है वो इन्वेस्टमेंट। तो इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए 2 तरीके के फंड होते हैं। एक होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, जिसमें 80% जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो AA+ या उससे ऊपर, मतलब उससे अच्छी रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ही होती है। वहीं जो क्रेडिट रिस्क फंड होता है वो इसका बिल्कुल उल्टा होता है। उसमें 65% जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो मतलब एटलीस्ट 65% इन्वेस्टमेंट होती है जो वो होती है AA या उससे नीचे वाली रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। तो ऑब्वियसली रिस्क वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट हो सकता है आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिल जाए क्योंकि इनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा। अगर आपको बैंक या PSUs के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है ना, तो उसके लिए बैंकिंग एंड PSU फंड होता है। मिनिमम 80% उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड होगा इन दिस पर्टिकुलर फंड। वहीं अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए होता है ग्लिट फंड। ऑब्वियसली ये काफ़ी हद तक सेफ होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट है, बट एज आई सेड देयर इज नो गारंटी। यहाँ पे 80% तक की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही होती है। और ये जो ग्लिट फंड होता है ना, इसी का एक टाइप होता है जिसकी कांस्टेंट ड्यूरेशन होती है 10 साल की, बाकी सब सेम रहेगा। फ्लोटर फंड भी होता है जिसमें 65% इन्वेस्टमेंट ऐसी सिक्योरिटीज में होती है जो फ्लोटिंग रेट पे चल रही है। मतलब अगर आपको चाहिए कि मार्केट के साथ आपका थोड़ा ऊपर नीचे फंड हो एज कम्पेयर टू, कई बार हो जाता है ना कि आपका भाई ये पर्टिकुलर चीज तो ग्रो ही नहीं हो रही है और मार्केट इतना ग्रो हो गई। हाइब्रिड फंड्स में सबसे पहले होते हैं कॉन्जर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। ये नाम से ही पता चल रहा है कॉन्जर्वेटिव है, हम ज्यादा रिस्की चीजों में इन्वेस्ट करेंगे नहीं। इसमें क्या होता है 10 to 25% इन्वेस्टेड होता है इक्विटी में, और बाकी जो होता है वो होता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। वहीं अगर हम मिक्स्ड फंड्स की बात करें, यहाँ पे 40 to 60% कोई भी इक्विटी और 40 to 60% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रहेगा, मतलब मोर और लेस बराबर बराबर ही रहेगा। देन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में 65 to 80% इन्वेस्टमेंट होती है इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में और बाकी डेट में, मतलब खूब एग्रेसिव है यहाँ पे। देन हाइब्रिड फंड्स में ना डायनामिक एसेट क्लास भी होती है, मतलब बेसिकली उनको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो जितना मर्जी चाहे इक्विटी, जितना मर्जी चाहे डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 0 से 100 कोई भी परसेंटेज। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसमें क्या आइडिया है कि आप कम से कम 3 अलग अलग टाइप के एसेट्स में इन्वेस्ट करो, मतलब सिर्फ एक ही तरह के एसेट में नहीं कि सारा का सारा स्टॉक में लगा दिया या फिर सारा का सारा एक पर्टिकुलर बॉन्ड में लगा दिया, ऐसा नहीं। 3 अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करो और हर एक एसेट क्लास में ना कम से कम 10% इन्वेस्टमेंट तो होगी ही होगी। नेक्स्ट इज आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज क्या होता है, जैसे कि मान लो आपको पता है एक पर्टिकुलर चीज़ ना आपके गाँव में 30 रुपये की मिलती है और वही सेम चीज़ ना
जहाँ आप अब नया शिफ्ट हुए हो किसी शहर में, वहाँ 50 रुपए की मिलती है। तो आप सोचते क्यों ना मैं अपने गांव से बहुत सारा खरीद के यहाँ बेच दूँ और 20 रुपए का फ़ायदा हो जाएगा, कुछ और करना ही नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं आर्बिट्राज। जब एक मार्केट में प्राइस कम है वहाँ से खरीद लो और जहाँ प्राइस ज़्यादा है वहाँ पे बेच दो, तो वो जो डिफरेंस होता है वो आपको रिटर्न में मिल जाता है। तो यही चीज़ करते हैं फंड मैनेजर्स इस पर्टिकुलर फंड में। तो अगर कैश मार्केट में प्राइस कम है और फ्यूचर्स में ज़्यादा है तो आप वहाँ से लेके वहाँ बेच देते हो और जो डिफरेंस होता है वो रिटर्न मिल जाता है। इसमें कम से कम 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करनी ही होती है। देन नेक्स्ट है इक्विटी सेविंग्स फंड, जो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज तीनों में। कम से कम 65% इक्विटी में और कम से कम 10% डेट में इन्वेस्ट करना ही करना होता है। अब सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की बात करें तो इसमें दो ही फंड्स होते हैं, एक होता है रिटायरमेंट और एक होता है चिल्ड्रंस फंड। तो इन दोनों में ही एक स्पेसिफिक लॉक इन पीरियड होता है। जब रिटायरमेंट फंड की बात करते हैं तो कम से कम 5 साल का आपका लॉक इन पीरियड रहेगा, लेकिन अगर आपकी रिटायरमेंट डेट 5 साल से पहले ही आ रही है तो जब भी रिटायरमेंट डेट आएगी उस हिसाब से आपका लॉक इन पीरियड रहेगा। वही चिल्ड्रंस फंड में भी सेम चीज़ होती है, कम से कम 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है और अगर बाय चांस बच्चे 18+ पहले हो रहे हैं तो वो वाला लॉक इन पीरियड रहता है। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड स्पेसिफिकली आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है भी नहीं, आप किसी भी फंड को अपना सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड बना ही सकते हो। देन लास्ट कैटेगरी है अदर फंड्स, जिसमें वो सारे फंड्स की बात करेंगे जो अभी तक डिस्कस नहीं हुई है। सबसे पहले इंडेक्स फंड्स। तो इंडेक्स फंड्स क्या करते हैं, जो आपका मार्केट का इंडेक्स है जैसे निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी 50, उसमें से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, पर सेम प्रपोर्शन में करें ज़रूरी नहीं है। कुछ फंड्स क्या करते हैं, इक्वली जितने भी स्टॉक्स है उनमें इन्वेस्ट कर दिया, कुछ अपने हिसाब से कुछ रेशियो चेंज कर लेते हैं। देन ETFs होते हैं जिनको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये बेसिकली स्टॉक मार्केट पे जैसे आप स्टॉक्स लेते हो ना वैसे ही इनको ट्रेड कर सकते हो। इनके लिए डीमैट होना कंपलसरी होगा, ऑल्दो मैंने आपको बताया था म्यूचुअल फंड्स के लिए ज़रूरत नहीं है, बट आप इसको स्टॉक्स ही समझ लो। बस ये है कि ये एक कंपनी का स्टॉक नहीं है, दिस इज मोर लाइक अ बुके ऑफ स्टॉक्स। उसके बाद एक होता है फंड ऑफ फंड, मतलब एक जो फंड है ना, एक स्कीम है वो किसी और स्कीम में इन्वेस्टेड है। अब क्योंकि इसमें एक फंड ऑलरेडी है देन दूसरा फंड है, मतलब दो दो जगह पे आपका एक्सपेंस रेशियो और सारे खर्चे जाएंगे, इन पे भी एक कैप लगाई गई है कि कितना पर्टिकुलर अमाउंट तक एक्सपेंस जा सकता है। देन होते हैं गोल्ड ETFs, बेसिकली जिसमें गोल्ड इज द मेन एसेट एंड यू कैन अगेन, मतलब ETF का फॉर्म है लेकिन गोल्ड में इन्वेस्टेड है मेनली। इंटरनेशनल फंड्स, सो बेसिकली अगर आपको इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है, इंटरनेशनल बॉन्ड्स में, इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, इससे अच्छी खासी रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है, क्योंकि एक डोमेस्टिक मार्केट अलग वे में फंक्शन कर रहा है, इंटरनेशनल अलग वे में, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। अगर आप किसी भी फंड के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो let me know, I will make a video on that as well, and make sure to like this video, subscribe to the channel और ये वाले videos ना ज़रूर देखना।